Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS. And today we are going to start with lecture number 2 of banking. So, lecture number 1 of banking was simply a warm up session, okay, in which we discussed only two things. First was history of banking in India, which is no one going to ask you except in some PCS examinations because I have covered important facts there. Okay, so PCS student can watch that too. And the next thing that we discussed is nationalization of bank. And this time you can expect a question, though chances are very rare, approximately 4 to 5% chances, but still you can expect a question on nationalization of bank because this year, that means last year, 50 years have been completed. 50 years of nationalization of banks have been completed, and I have tried to cover almost all the aspect of nationalization of banks. Okay, and in this lecture we are going to start with categorization of bank. Okay, that means we will categorize the bank on different bases. Okay, so now let's begin. So first we are going to classify the banks on the basis of their registration. Okay, so see, there are two types of banks. There are two types of bank. One is scheduled banks and other one is non-scheduled banks. Now what are scheduled banks? Scheduled banks वो banks होते हैं जो कि आरबीआई एक्ट 1934 में, देखो क्या होता है, आरबीआई एक्ट 1934 है, जैसे कि आपने पॉलिटी की बुक पढ़ी है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन देखा है, उसके पीछे शेड्यूल्स अटैच्ड है ना, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, उसी तरह आरबीआई एक्ट 1934 के पीछे शेड्यूल अटैच है, ठीक है। उसमें एक आता है सेकंड शेड्यूल, और सेकंड शेड्यूल में जो भी बैंक्स रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ उनका नाम लिखा है, ठीक है। तो उन बैंक्स को हम बोलते हैं शेड्यूल बैंक्स, ठीक है। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं लाइक पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये सब शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। तो इन सब का मेंशन आपको देखने को मिल जाएगा सेकंड शेड्यूल में। मतलब शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं? शेड्यूल बैंक वो बैंक्स होते हैं जिनका मेंशन हमें आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में मिलता है, जिनका मेंशन हमें आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में मिलता है। और सिंपल सी बात है, अब किसी का नेम मेंशन है, सो द लिस्ट विल बी डायनेमिक। डायनेमिक से मतलब क्या है? डायनेमिक से मतलब ये है कि इट इज़ गोइंग टू चेंज। सपोज कल पीएनबी फेल हो जाता है तो पीएनबी विल बी रिमूव्ड एंड सपोज न्यू बैंक्स कम टू इट्स प्लेस, सो न्यू बैंक विल बी एडेड। ओके, सो दैट्स वाई द लिस्ट इज डायनेमिक इन नेचर, ठीक है। अब देखो, जो भी बैंक सेकंड शेड्यूल में आते हैं उनको आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ब्रांच एक्सपेंशन करना है अर्बन एरियाज़ में या कहीं पर भी, तो आपको सबसे पहले अपनी 25% जो ब्रांचेस हैं वो रूरल एरियाज़ में खोलनी पड़ेंगी। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, ओके, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जिनके बारे में हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। इट इज़ नॉट एडवाइज्ड कि आप सारी गाइडलाइंस एक जगह रख लें और रट्टा मार लें, बिकॉज यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगी। लेकिन कई कई जगह इसका एग्जाम्पल देना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स वाई वी हैव टू डिस्कस दैम। अब इसके बाद हमने शेड्यूल बैंक समझा, ठीक है। अब उसमें एक चीज़ और आती है, जो भी शेड्यूल बैंक्स होते हैं, ठीक है, जो भी शेड्यूल बैंक्स होते हैं उनको आरबीआई की तरफ से हेल्प भी मिलती है, ठीक है। आरबीआई की तरफ से हेल्प भी मिलती है। मैंने बताया था कि जो आरबीआई है इट इज़ बैंकर टू द बैंक्स, इट इज़ बैंकर टू द बैंक्स, सो दे कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम द आरबीआई। और सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है, मतलब SLR, CRR एंड वट एवर द गाइडलाइंस आर देयर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द शेड्यूल बैंक्स। अब इसका अपोजिट होता है, मतलब ये थीसिस था तो देर विल बी एंटी थीसिस। तो एंटी थीसिस इज नॉन शेड्यूल बैंक, ठीक है। नॉन शेड्यूल बैंक्स मतलब विच आर नॉन, दैट मीन्स दे आर नॉट मेंशन इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। तो आप पूछेंगे लोग कहाँ मेंशन है, तो भैया ये लोग कहीं पर मेंशन नहीं है। ये अपनी मर्जी से कभी भी खुल जाते हैं, अपनी मर्जी से कभी बंद हो जाते हैं। मतलब आरबीआई ने इनका ठेका लेके नहीं रखा है। मतलब अगर आपके बैंक्स, अगर आपका जो भी नॉन शेड्यूल बैंक में, अगर आप किसी भी नॉन शेड्यूल बैंक में हैं, अगर वो डूब जाते हैं तो सिंपल सी बात है, आरबीआई ने उनका ठेका नहीं लिया, मतलब आपको 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। आपको पता है लिमिट बढ़ा दी गई है, 1 लाख से 5 लाख कर दी गई है, ठीक है। दिस इज अबाउट द नॉन शेड्यूल बैंक्स। अब देखो, शेड्यूल बैंक्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ठीक है। शेड्यूल बैंक को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। इंपॉर्टेंट 3 कैटेगरी से इनको याद रखना। सबसे पहले आते हैं कमर्शियल बैंक, ठीक है। सबसे पहले कौन से आते हैं? कमर्शियल बैंक। दूसरे आते हैं आरआरबीज, ठीक है। दूसरे आते हैं आरआरबी, मतलब रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स। इसके बाद तीसरे नंबर में आ जाते हैं कोऑपरेटिव बैंक। इस लेक्चर में एक्चुअली कोऑपरेटिव बैंक को हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके क्या टाइप्स होते हैं, क्या इश्यूज थे, क्या करंट अपडेट्स हुई हैं। बिकॉज लास्ट ईयर आपको पता है, लास्ट टू लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर ही पीएमसी का फॉल हुआ था, मतलब फॉल नहीं हुआ था एक्चुअली, क्राइसिस में आ गया था, पीएमसी क्राइसिस हुई थी, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा, इसलिए कोऑपरेटिव इंपॉर्टेंट बन जाते हैं।
आरआरबी की कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बट वी विल डिस्कस इट। और कमर्शियल बैंक तो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, लाइक कंसोलिडेशन ऑफ बैंक्स एंड ऑल दोज टॉपिक्स, सो दैट वी विल डिस्कस इन द लास्ट। मतलब लास्ट जो हमारा टॉपिक है बैंकिंग का, जो हमारा आखिरी 8वां 10वां लेक्चर होगा, उसमें वी विल डिस्कस अबाउट द कंसोलिडेशन ऑफ बैंक्स, उसके क्या पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम चालू करते हैं कमर्शियल बैंक से। ठीक है, यहाँ पे तो कमर्शियल बैंक का डिस्टिंक्शन देखना है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कमर्शियल बैंक का डिस्टिंक्शन क्यों देखना है, तो उसका रीज़न बाद में बताऊंगा, पहले समझो। देखो, हमने क्या पहले डिसाइड किया, सबसे पहले हमने देखा कि जो बैंक्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक होता है शेड्यूल बैंक, ठीक है, विच आर मेंशन इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई 1934। उनको आरबीआई की सारी गाइडलाइंस माननी पड़ती हैं, साथ ही साथ उनको आरबीआई का मॉनेटरी सपोर्ट रहता है। लेकिन दूसरी आती है नॉन शेड्यूल बैंक्स, जो कि रोज़ खुलती हैं रोज़ बंद होती है, मतलब आरबीआई का उनसे कुछ ठेका लेना देना नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं शेड्यूल बैंक्स। ठीक है, मतलब अब हम शेड्यूल बैंक को ही आगे कैटेगराइज किया। अब आपने सोचा कि मैंने नॉन शेड्यूल बैंक के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। उसका रीज़न सिंपल सा है, बिकॉज वो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं बन सकता है। जो चीज़ रजिस्टर्ड नहीं है वो सिलेबस का पार्ट कैसे बनेगी, ये तो सिर्फ फ्रॉड एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, तो उसको हम साइड में रखेंगे। सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, शेड्यूल बैंक्स। इसलिए हमने शेड्यूल बैंक्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया। एक होते हैं कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, दूसरे होते हैं आरआरबीज, तीसरे होते हैं कोऑपरेटिव। तीनों को अभी समझेंगे। उससे पहले हम कमर्शियल बैंक में थोड़ा सा फोकस रखते हैं। देखो कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। कमर्शियल बैंक्स जिनका प्रॉफिट होता है, मतलब सोल मोटिव होता है प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन आरबीआई की पॉलिसी है कि आपका कस्टमर इंटरेस्ट सबसे प्रायोरिटाइज होना चाहिए, मतलब आपके प्रॉफिट से ऊपर कस्टमर इंटरेस्ट होना चाहिए। तो डेफिनेशन में अगर कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन से कोई नहीं पूछेगा, बट फिर भी याद रखना, कस्टमर मोटिव, दैट मीन्स कस्टमर वेलफेयर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज फर्स्ट एंड सेकंड इज प्रॉफिट। मतलब दोज बैंक that means which they earn, that means they have profit plus they satisfy their customer, they can be called as commercial banks। ये याद रखना, आरआरबीज और कोऑपरेटिव बिल्कुल डिफरेंट होंगे, मैं आपको उनकी डेफिनेशन बताऊंगा। ठीक है, वहाँ पर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो जो कमर्शियल बैंक है, आप उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं पब्लिक। पब्लिक से क्या मतलब है, पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट ओन्ड है। ठीक है, गवर्नमेंट ओन्ड है। अब गवर्नमेंट ओन्ड कौन कौन से हैं, सबसे पहला तो एसबीआई, ठीक है, और दूसरा है आईडीबीआई। अब यहाँ पर आरबीआई मत रख देना, बिकॉज आरबीआई इज़ अ सेंट्रल बैंक, इट इज़ नॉट कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो बच्चे गलती कर देते हैं, तो याद रखना एसबीआई एंड आईडीबीआई। अब आप में से पूछेंगे सर मैंने एसबीआई और आईडीबीआई को यहाँ पर क्यों रखा और दूसरे नंबर पर मैंने नेशनलाइज्ड बैंक क्यों रखा। मतलब सीधे बोल सकते थे कि भैया हो गया पब्लिक कमर्शियल बैंक्स एंड दैट्स इट। नो, बिकॉज जो एसबीआई है इसको थ्रू अ डिफरेंट एक्ट लाया गया था। ठीक है, तो एसबीआई को अलग से रखना ज़रूरी है। ठीक है, दिस इज थ्रू एन एक्ट। याद रखना है कि स्टैचुरी एक्ट के थ्रू एसबीआई को लाया गया था। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग में कि क्या हुआ था। हम उन्होंने जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसको नेशनलाइज करके 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया और उसके 7 एसोसिएट रखे गए। क्या रखे गए, 7 एसोसिएट रखे गए। ठीक है, इन द सेम वे आईडीबीआई जो था, एक्चुअली ये शुरू शुरू में एक डेवलपमेंट बैंक का टाइप, मतलब दैट मीन्स डेवलपमेंट बैंक टाइप कुछ था और इसका काम था कि इंडस्ट्रीज़ को लोन देना, ये सब करना। लेकिन इसमें बहुत फ्रॉड्स होने लगे थे। दैट मीन्स आप सब जानते हैं कि जो नेता थे उन्होंने बोल बोल के बिजनेसमैन को पैसा लगवा दिया, उड़ गया एंड एवरीथिंग वेंट वेरी बैड। ठीक है, मतलब आईडीबीआई में जिसका पैसा है ना, तो पता नहीं क्या होगा, आईडीबीआई कुछ पता तो नहीं रहता है। ठीक है, मतलब आईडीबीआई की बड़ी बेइज्जती होती है पूरे बैंकिंग सेक्टर में। सो जो हमारा आईडीबीआई है उसमें अब मेनली आप क्या देख सकते हैं कि इसको फिर बाद में बैंक बना दिया गया। ठीक है, फुल ओन बैंक बना दिया गया, बिकॉज इसका नेशनल, दैट मीन्स इसका प्राइवेटाइजेशन हो नहीं सकता था। जैसे ही 1991 के बाद गवर्नमेंट ने ट्राई किया, लेकिन सिंपल सी बात है इसके ऊपर एनपीए इतना ज़्यादा था कि इट वॉज नॉट पॉसिबल टू प्राइवेटाइज इट। फाइनली से कंप्लीट बैंक बना दिया गया और भी सर्विसेज दे दी गई। तो ये सब जानना इंपॉर्टेंट, बस याद रखना कि पब्लिक बैंक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आता है एसबीआई एंड आईडीबीआई और दूसरा पार्ट आता है नेशनलाइज्ड बैंक्स। मैंने आपको बताया था, इंदिरा गांधी जी ने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सबसे पहले तो उन्होंने 1969 में कितने बैंक्स को, 14 बैंक्स को, और 1980 में 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया था। ठीक है, 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया था। ये टोटल 20 होते हैं। ठीक है, तो 20 बैंक्स थे, लेकिन आपको पता है अभी भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया बैंक्स को और उनकी संख्या कम हो गई, जिसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी आप टोटल बताइए कि कितने टोटल कमर्शियल पब्लिक बैंक्स हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एसबीआई प्लस आईडीबीआई प्लस अभी जो कंसोलिडेशन ऑफ बैंक्स हुआ उसके बाद टोटल कितने बचते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना कैटेगराइजेशन इस तरीके से करना जिस तरीके से मैंने बताया है। ठीक है, अब दूसरा जाता है प्राइवेट बैंक्स। ठीक है, मतलब एक हो गया पब्लिक कमर्शियल बैंक, दूसरे हो गया पब्लिक प्राइवेट बैंक्स। जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी, एक्सिस बैंक्स, ये सब जो बैंक हैं, आईसीआईसीआई, ये सब प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स हैं।
ठीक है, ये सब प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स हैं। अब इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले आता है इंडियन, ठीक है, मतलब जो भी इंडियन प्राइवेट बैंक्स हैं, काफ़ी सारे हैं जिनको आप जानते होंगे। और उसके बाद फॉरेन वाले हैं, ठीक है, उनके भी आप नाम आराम से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बस याद रखना कि हमने बहुत ही ईजिली क्लासीफाई किया। इट वॉज वेरी सिंपलेस्ट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन विच आई हैव गिवन यू। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कैटेगराइज किया शेड्यूल, नॉन शेड्यूल। शेड्यूल हमारे काम के हैं, नॉन शेड्यूल काम के नहीं, इसलिए इसको हटा दिया। शेड्यूल के पास हम गए, शेड्यूल को हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया। कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के बाद आरआरबीज, आरआरबी के बाद हमने इसको क्लासीफाई किया कोऑपरेटिव बैंक्स में, जिसमें हमने कमर्शियल बैंक देख लिया। अब कमर्शियल बैंक का कुछ आगे कुछ खास होना नहीं है, बस उससे रिलेटेड इश्यूज आते रहते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, लाइक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, फिर पीसीए, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं। ठीक है, वो सब हमें एक्चुअली डिटेल में फोकस करना है। कमर्शियल बैंक क्या होता है ये में नहीं पढ़ना है, यूपीएससी नहीं पूछेगा, इससे रिलेटेड इश्यूज पूछेगा। क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है, मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी वाले लेक्चर में बताया था कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है मेनली जो है बैंक डोमिनेटेड है। ठीक है, बैंक डोमिनेटेड होने की वजह से क्या होता है इसमें, इसकी वजह से मैक्सिमम जो पैसा आता है बैंक्स के पास आता है, और जो उसमें भी मैक्सिमम पैसा आता है कमर्शियल बैंक्स के पास आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन है जिसको हम अभी नहीं, बाद में अटेंड करेंगे, बिकॉज इसके लिए एक दो चीज़ें और पढ़ानी थी, मैंने यहाँ पर गलती से रख दिया। ठीक है, अब आते हैं रीजनल रूरल बैंक के ऊपर। ठीक है, ये रीजनल रूरल बैंक क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था आरआरबीज के बारे में। पहला हमने कमर्शियल बैंक्स पढ़ लिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस बार कमर्शियल बैंक के रिगार्डिंग था कि क्या 40% लोन कमर्शियल बैंक्स देते हैं। ठीक है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सेक्टर में देते हैं, उसका एक्चुअली में आंसर कमर्शियल बैंक्स था। ठीक है, मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर लोन जाता है वो कमर्शियल बैंक के थ्रू जाता है। इसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट थी ये, ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में थी, तो दैट वाज ईच क्वेश्चन। इसलिए मैंने बताया कमर्शियल बैंक के बारे में नहीं पूछेगा, वो सीधे पूछ लेगा कि उससे इशूज़, ठीक है, वहाँ पर फोकस होगा। बाकी अगर डेफिनेशन में उससे घुसना होगा तो वो या तो आरआरबी में जाएगा या फिर कोऑपरेटिव में जाएगा, और मैक्सिमम चांसेस है कोऑपरेटिव में जाएगा 1-2 साल में, बिकॉज कोऑपरेटिव की हालत बहुत ख़राब हो गई है। ठीक है, और बहुत सारे नए रिफॉर्म्स भी आए हैं। तो याद रखना, जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री में सेट किए जा सकते हैं, मतलब जो गांव वाला इलाका होता है सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर इनको इस्टेब्लिश किया जाएगा, मतलब शहरी इलाके में ये लोग इस्टेब्लिश नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब याद रखना जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, लोग यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग समझते हैं कि इन्हें सिर्फ गांव में सेटअप किया जा रहा है, इसलिए जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल फार्मर तक है। नहीं, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोकल रूरल क्रेडिट को बढ़ाना है। याद रखना, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल रूरल क्रेडिट है। अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आ जाती है प्रीलिम्स में कि इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एग्रीकल्चरल फार्मर्स, नहीं, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लोकल रूरल एग्रीकल क्रेडिट। ठीक है, अब इसमें दोनों चीज़ आ जाएंगी, इसमें एग्रीकल्चर भी आ जाएगा और जो लोकल बिजनेस होते हैं एमएसएमईज वो सब भी आ जाएंगी। तो इस पर ज़्यादा फोकस रखना, इस वर्ड पे। ठीक है, जो मैंने 3 आपको शब्द यहाँ पर दिखाए हैं। ओके, इसके बाद याद रखना, जब शुरू शुरू में आरआरबीज को चालू किया गया था ना, तो इनका मेन मोटिव था कि जो इकोनॉमीज हैं गांव की उनको बढ़ाना, इसलिए इसको बोला गया था कि भैया आप लोकल में आप जाके क्रेडिट दें, मतलब जो रूरल क्रेडिट को बढ़ाएं। इसलिए इनका मोटिव क्या रखा गया था कि आप गांव का डेवलपमेंट करें, आपको आपका मेजर फोकस प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, आपका मेजर फोकस होना चाहिए लोकल रूरल क्रेडिट बढ़ाना, वहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ाना, वहाँ पर आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई आरआरबीज में, देखो प्रॉब्लम ये हुई कि उनका जो नंबर था शुरू शुरू में जब बने थे, मतलब आप कह सकते हैं 10 से 15 साल में मुश्किल से 196 थे, लेकिन बढ़ते बढ़ते 20 से 30 साल में इनका नंबर 1000 हो गया। मतलब आप समझ लो, मतलब 1000 ब्रांचेस खुल गई, इतने ज़्यादा बैंक्स हो गए थे अब, और मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली वर रनिंग इन द लॉसेस। ठीक है, मेजर बैंक्स वर इन लॉसेस। अब सिंपल सी बात है कि इसके बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ने लगे। ठीक है, आप सब जानते हैं क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो उसमें फिर आखिरी में बोला गया कि भैया आप ये सब छोड़ो, रूरल क्रेडिट आप छोड़ो, आप भी प्रॉफिट में फोकस करो, मतलब कि आप भी कमर्शियल बैंक की तरह प्रॉफिट में ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, अब क्या रीजंस थे वो हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हमें एक चीज़ डिस्कस करनी है कि रीजनल रूरल बैंक सेटअप कैसे किया जाता है। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक सेटअप कैसे किया जाता है। देखो, इसको सेटअप करने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरे होते हैं स्पॉन्सर्ड पीएसबी। स्पॉन्सर्ड पीएसबी मतलब आप कह सकते हैं जो भी उस एरिया में डोमिनेंट पीएसबी है। मान लीजिए एक गांव है, वहाँ पर एसबीआई है। ठीक है, अब उसके आप कह सकते हैं कि 500 1000 किलोमीटर चले जाओ, अंदर तो कोई बैंक नहीं है। ठीक है, सिर्फ एसबीआई एक बड़ा बैंक है। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू ओपन सम रीजनल रूरल बैंक। सो हियर एसबीआई विल बी कॉल्ड एज स्पॉन्सर्ड बैंक। ओके, स्पॉन्सर्ड बैंक मतलब जो मेन बैंक होता है, दैट विल बी कॉल्ड एन स्पॉन्सर्ड बैंक। याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक के ऊपर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई एचडीएफसी होता तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती, बिकॉज दे आर प्राइवेट कमर्शियल बैंक। ठीक है, इसलिए एचडीएफसी इज नॉट अलाउड, ओनली
SBI मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स को दे विल कैटेगराइज एज स्पॉन्सर्ड बैंक्स। ठीक है, अब ये स्पॉन्सर्ड बैंक क्या करेंगे, अपनी जेब से लगाएंगे 35% इस रूरल एरियाज में। सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी और बोलेगी हम दे रहे हैं 50%। अब बचे कितने, 15%, 100% होने में। तो 15% देगी स्टेट गवर्नमेंट। मान लो कि राजस्थान में लगाया जा रहा है, तो वहाँ पर कोई बैंक है SBI, तो 35% उसने दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50% दिए और 15% दिए किसने, वहाँ राजस्थान की गवर्नमेंट ने। अब तीनों के मिक्सचर से यहाँ पर एक बैंक खोला जाएगा जिसका नाम होगा फ्रॉम डिफरेंट नेम फ्रॉम द SBI। ठीक है, आप स्पॉन्सर बैंक का नाम नहीं लोगे, स्पॉन्सर बैंक का नाम आप खराब नहीं करोगे, बिकॉज सरकार को पता है डूब जाएंगे आगे जाके। ठीक है, तो स्पॉन्सर बैंक का नाम खराब नहीं करोगे, उससे कुछ अलग नाम रखोगे, लाइक अपेक्स ग्रामीण बैंक और ये सब इस टाइप से कुछ आप बैंक का नाम रखोगे। ठीक है, लेकिन यू विल नॉट टेक द नेम ऑफ SB, दैट मीन्स स्पॉन्सर्ड बैंक। तो इस फैक्ट को भी याद रखना। ठीक है, स्पॉन्सर्ड बाय PSBs ओनली बट वर्क विद डिफरेंट नेम्स। अब देखो हुआ क्या, मैंने आपको बताया था कि ये लोग लॉसेस में आने लगे, बिकॉज शुरू शुरू में सिर्फ और सिर्फ 196 ब्रांचेस थी, अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन इकोनॉमी लिबरलाइज हुई और भी काफ़ी इश्यूज आए जिसकी वजह से उनके जो 196 से बढ़ के 1000 हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गए और यहाँ कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा था, लॉसेस हो रहे थे। ऊपर से दे बिकेम बर्डन ऑन स्पॉन्सर्ड बैंक्स, मतलब जो SBI इनको फंड कर रहा था। ठीक है, SBI फंड क्यों कर रहा था, देखो क्या रहता है कि इनकी जो मैक्सिमम मनी रहती है RRBs की, वो 75% जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और 25% जाता है यहाँ पर। और ये काफ़ी लोन भी लेते हैं स्पॉन्सर्ड बैंक से लोगों को आगे क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, बिकॉज लोग पैसे तो जमा कर नहीं रहे थे लेकिन लोन बस मांगे जा रहे थे, तो ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो और यहाँ से पैसे वापस इन लोग को मिल नहीं रहे थे RRBs को, तो दोबारा बैंक को भी पैसे नहीं मिल रहे थे। तो सिंपल सी बात है, जो स्पॉन्सर्ड बैंक है उनको काफ़ी लॉसेस हो रहे थे। तो गवर्नमेंट ने फाइनली डिसाइड किया कि भाई कोई मतलब नहीं है, यू गो ऑन द प्रॉफिट मोटिव, आप उनसे रिकवर करो, जैसे कमर्शियल बैंक काम करते हैं वैसे आप काम करो, लेकिन अपना ऑब्जेक्टिव वही रखना, लोकल रूरल क्रेडिट, मतलब आपको एरिया नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके काम करने का तरीका बदल रहे हैं हमारे सुल्तान की तरह। ठीक है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने उनको मर्ज करना चालू किया और उनका नंबर रह के रह गया टोटल 56। कितना रह गया, नंबर रह गया टोटल 56। और एक चीज़ और, ठीक है, जो काफ़ी स्टेट पीसेस मैंने देखा है पूछा ये जाता है कि सबसे पहला रीजनल रूरल बैंक कब खुला था। अब लोगों ने पढ़ा रहता है कि रीजनल रूरल बैंक का जो एक्ट था वो 1976 में पास हुआ था, यस इट इज़ ट्रू, लेकिन जो पहला रीजनल रूरल बैंक था वो 1975 में खोला गया था। ये कुछ इसी तरह है कि जो सेबी थी, अब तो आप सबने हर्षद मेहता देख ली होगी तो आपको पता चल गया होगा कि जो सेबी थी उसे एक्चुअली 1988 में ही बना दिया गया था, लेकिन उस टाइम पे दैट वाज अ नॉन स्टैचुरी बॉडी, जिसकी वजह से उसके पास कुछ खास पावर नहीं थी। उसके बाद 1992 में हर्षद मेहता स्कैम के बाद उसे बनाया गया एक स्टैचुरी बॉडी और काफ़ी पावर्स दी गई। तो सेम यहाँ पर भी वैसा हुआ था कि 1975 में रीजनल रूरल बैंक खोल दिया गया था, लेकिन जो एक्ट था उसका 1976 में पास किया गया था। Okay, so we have discussed two categories today, regional rural bank and commercial banks. ठीक है, और थोड़ा सा हमने डिस्टिंक्शन देखा। So I think 20 minutes have over. Okay, so it is 18 minutes. So we will not start with the cooperative banks because it will take around, you can say, next 20 minutes. So this video will go about 40 minutes. So we are not going to start it today. In the next lecture, we will begin with cooperative banks. Okay, so till that time, thank you and have a nice day, friends.